प्रिय छात्रगण, हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं पाठ 1 दो बैलों की कथा नामक पाठ में आप सभी छात्रगणों का स्वागत है। प्रातःकालीन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं आज पाठ 1 दो बैलों की कथा के विषय में। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह गद्य विधा एक कहानी है। इस पाठ में कुल देखा जाए तो 8 पात्र हैं। पात्र परिचय के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले हीरा, जैसा कि हम लोग शीर्षक पहले देखें। शीर्षक का नाम है दो बैलों की कथा। कथा का अर्थ होता है कहानी, और यहाँ पर कहानी दो बैलों की है। दो बैल आखिर हैं कौन? तो पहला बैल या पहले बैल का नाम है हीरा। हीरा एक बैल है जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। वहीं पर दूसरा जो बैल है वह मोती है। यह भी बैल ही है और यह भी मुख्य पात्र है। तो यही दो बैल हैं जो मुख्य पात्र के रूप में हैं, जबकि तीसरे स्थान पर झूरी है जो इन दो बैलों का मालिक है। वह किसान है जो गौण पात्र के रूप में रखा जा सकता है। चौथा पात्र है गया। गया है कौन? तो गया झूरी का साला है। रिश्ते में वह झूरी का साला लगेगा जो गौण पात्र है। वहीं पर पांचवें पात्र है झूरी की पत्नी अर्थात गया की बहन, जो यह भी गौण पात्र है। छठा पात्र देखें तो भैरव की एक छोटी सी लड़की है जो बैलों पर तरस खाकर दया दिखाकर एक रोटी खाने के लिए उन्हें देती है। यह भी गौण पात्र के रूप में है। जबकि सातवां एक सांड है जो वह सांड है जो दो बैलों से इसकी लड़ाई होती है। यह भी गौण पात्र है। और आठवां पात्र है दढ़ियल बुढ़ा। यह भी एक गौण पात्र है। आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह पाठ बड़ा पाठ है, लेंदी पाठ है। इसको पढ़ाने में बहुत समय लग सकता है। कहानी आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ में आ सकता है। हाँ, कहानी पढ़ने के दौरान आप लोगों को कुछ कठिन शब्दों से सामना हो सकता है, कठिन शब्द लग सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं इस पाठ का सारांश आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ, और उससे संबंधित जो कठिन शब्द होंगे उनका अर्थ मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा, सिखाऊँगा। और उसके बाद पाठ के सारांश से संबंधित जो मुख्य बातें होंगी उसे भी मैं समझाऊँगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले पाठ के सारांश की तरफ। पाठ का सारांश शुरू होता है यहाँ से। अब इसको देख सकते हैं। पाठ का सारांश। यह कहानी ध्यान से सुनेंगे। यह कहानी दो बैलों की है जिनका नाम है हीरा और मोती। ये बैल झूरी नाम के किसान के थे, लेकिन झूरी इन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह पालता था। कथा के आरंभ में प्रेमचंद ने गधे के व्यक्तित्व पर विश्लेषण करते हुए उसके सीधेपन पर अपने मनोभाव प्रकट किए कि गधा मूर्ख नहीं, सीधा और भोला होता है। सीधेपन के इसी क्रम में गधे के बाद प्रेमचंद बैलों को रखते हैं। ऐसे ही सीधे, भोले, मानवीय भावनाओं से युक्त बैलों की कथा व्यक्त करते हुए लेखक ने कहा है कि हीरा और मोती दोनों बैलों में भाईचारे का व्यवहार था।
दोनों दो देह एक आत्मा थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का तात्पर्य है बैलों की जोड़ी। गोई कहा जाता है दो बैलों की जोड़ी। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि हल में दो बैल हल को खींचते हैं तो वो जोड़ी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो गोई से यहाँ पर तात्पर्य जोड़ी से है। तो संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? देखिए, यहाँ पर बैलों की भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। वह अपने मालिक से यह इच्छा प्रकट कर रहे हैं। संध्या समय, अब आगे देखते हैं क्या होता है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने उसी रात अपनी मूक भाषा में बात की और दोनों अपने बंधन की रस्सी तोड़कर भाग खड़े हुए। सुबह वे बहुत दूर निकल गए थे। झूरी ने जब खेतों के पास बैलों को देखा तो गले मिलकर अपना प्यार प्रकट किया। तो गांव के लोगों ने बैलों की ताकत की सराहना की। इधर बैल अपने पर पछता रहे थे कि दोबारा बंधन में आ गए हैं। झूरी की पत्नी बैलों के इस अड़ियल पर चिढ़ गई। उसने बैलों को सबक सिखाने के लिए सूखा भूसा डालने का आदेश दिया। झूरी ने उसे समझाया कि ये कामचोर नहीं है। इन्हें चारा मिलता तो ये बुद्धू भागते ही क्यों। बैलों के पक्ष में अपनी स्त्री की उपेक्षा देखते हुए भी झूरी ने मजदूर को नाद को सूखे भूसे में चिकनाहट मिलाने का आदेश दिया। अगले दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। उसने दोनों बैलों को खेत में जोत दिया। मोती को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गाड़ी को सड़क पर गिराना चाहता था, लेकिन हीरा ने संभाला। सांझ को जब मोटी मोटी रस्सियों में उन्हें बांधकर उनके सामने सूखा भूसा डाला गया, वहीं गया ने अपने बैलों के सामने खली, चूनी सब कुछ डाली। देखिए कितना भेद हो रहा है। गया अपने बैलों को खली चूना डालता है, लेकिन अपने जीजा के बैलों को अर्थात हीरा मोती के लिए वह सूखा भूसा ही डाल देता है। यह भेदभाव गया द्वारा अपनाया गया। यह भेदभाव देख दोनों बैलों की मानो भूख मर गई। दोनों ने नाद की ओर आंख तक नहीं उठाई। हीरा और मोती अपनी मूक भाषा में इस व्यवहार के लिए बात कर रहे थे।
हीरा को गुस्सा आ रहा था, वह चाह रहा था रस्सी तोड़कर भाग ले, गया को सिंह से घायल कर दे आदि, लेकिन मोती ने उसे अपना धर्म समझाकर शांत किया। तभी भैरव की एक छोटी सी लड़की एक रोटी लेकर उनके सामने आई, जिसे देख वे मोम हो गए, उनका हृदय पिघल गया, पसीज गया, जो गुस्सा था वह शांत हो गया। तात्पर्य यह है, उस अपेक्षित लड़की के भावों को देख उनकी भूख मानो छू हो गई, वे तृप्त हो गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। रात को हीरा और मोती दोनों रस्सी तुड़ाकर भागना चाहते थे, अतः रस्सी को चबाने लगे। यह देख लड़की ने उनके बंधन स्वयं खोल दिए। दोनों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और गांव की सीमा से बाहर निकल भागे। दोनों भागते भागते एक मटर के खेत पर पहुंचे। आज़ादी की सांस लेते हुए उन्होंने जमकर मटर खाए। तभी उन्होंने वहां एक भारी भरकम सांड को देखा तो दोनों ने मिलकर उसे पिदा दिया। थकान और भूख मिटाने के लिए वे फिर मटर खाने खेत में घुस गए, लेकिन किसानों द्वारा दोनों पकड़े गए। दोनों को प्रातःकाल कांजी हौज में बंद कर दिया गया। दीवार को टूटा देख सभी जानवर भाग खड़े हुए, लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। इधर मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। जब रस्सी न कटी तो हीरा ने मोती को भाग जाने की सलाह दी, लेकिन मित्र को छोड़कर जाना मोती को कहाँ गंवारा था। सुबह होने से पहले दोनों ने सींग मार कर गधों को भी भगाया, लेकिन स्वयं चौकीदारों से खूब पीटे। देखिए कितनी जबरदस्त उदाहरण है, कितना जबरदस्त दृष्टांत है दो बैलों का। परोपकार की भावना में अपने ही मार खा लिए, लेकिन दूसरे जानवरों का उन्होंने ख्याल रखते हुए उन्हें आज़ाद कराया। ये कह देते हैं हम लोग बैल, लेकिन बैलों की आत्मीयता देखिए। एक सप्ताह तक उन्हें और भूखा प्यासा बांधे रखा गया, दोनों बैलों को, हीरा और मोती को। एक सप्ताह बाद दोनों की नीलामी की गई। एक दढ़ियल बुढ़े ने उन्हें अच्छी तरह से टटोल कर खरीद लिया। बुढ़े के टटोलने के तरीके से वे कांप गए। रास्ते में बुढ़े के साथ जाते जाते दोनों सोच रहे थे कि अब नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह कसाई है, हम उनकी जान ले लेगा, मार डालेगा हमें, यह हम पर छुरी चलाएगा। रास्ते में दोनों ने अपने घर का रास्ता पहचान गए और चले गए। दढ़ियल बुढ़े को उन्होंने खदेड़ दिया। इस प्रकार से इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। अब हम लोग आगे इसी पाठ के कठिन और कुछ महत्वपूर्ण और रुचिकर शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। प्रिय छात्रगण, आइए अब कक्षा 10वीं हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात क्षितिज पाठ 1 दो बैलों की कथा पाठ का या उसके सारांश का शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ यहाँ पर जो मैंने हरित पर यानी ग्रीन बोर्ड पर लिखा है, यह काफ़ी रुचिकर है, इम्पॉर्टेंट है और ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है और साथ ही ये कठिन शब्द भी हैं। तो आइए इस पर ध्यान देते हैं। परीक्षा में आप लोगों का कवि या लेखक का नाम और साथ ही उनसे संबंधित रचनाओं के बारे में प्रश्न आ सकते हैं और साथ ही शब्दार्थ से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए शब्दार्थ पर विशेष ध्यान दें। निरापद
पहला शब्द है निरापद। निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित। वहीं पर दूसरा शब्द है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता, यानी किसी भी बात को कोई अगर बोलता है तो बर्दाश्त करने की शक्ति, सहनशीलता कहलाती है। तीसरा है विषाद। विषाद का अर्थ होता है उदासी। चौथा है पछाई। पछाई एक प्रकार का पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है, वैरायटी या किस्म, उसको पछाई कहा जाता है। तो हम लोगों ने 1, 2, 3 और 4 शब्दों का अर्थ जान लिया। पांचवा है हिल। हिल का अर्थ होता है ऊंचाई। जैसे कि अमूमन हम लोग देख रहे हैं कि औरतें हाई हिल की चप्पल पहनते हैं, तो हाई हिल, हिल अंग्रेजी शब्द भी है, इसको समझ सकते हैं। हिल का अर्थ होता है ऊंचाई। हिल एड़ी से तात्पर्य है, जब सैंडल वगैरह या जो लेडी सैंडल होता है वह अगर ऊंचाई ज़्यादा होती है तो उसको, हाइट ज़्यादा होती है तो उसको हिल कहा जाता है या हाई हिल कहा जाता है, ऊंचाई से तात्पर्य है। छठा है विनिमय। इसी को एक्सचेंज भी कहते हैं, इसी को हम एक्सचेंज भी कहते हैं, EXCHANGE, एक्सचेंज। एक्सचेंज का अर्थ होता है आदान प्रदान। अर्थात जैसे कि हम दुकानदार को पैसा देते हैं, उसके बदले में हम कलम खरीदते हैं, तो यह विनिमय कहलाएगा, आदान प्रदान। आदान मतलब आना और प्रदान मतलब देना। पैसा हमने दिया और कलम हमने लिया, तो यह आदान प्रदान, विनिमय कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से सातवां है गोई। गोई का अर्थ होता है जोड़ी। जैसे गोई शब्द का प्रयोग इससे किया गया है कि हीरा और मोती दोनों जोड़ी में रहते हैं हमेशा, ट्विन अर्थात जुड़वा के रूप में है, इसलिए गोई शब्द का प्रयोग किया गया है। आठवां है सोतापर्ण। सोतापर्ण का अर्थ होता है सोई हुई अवस्था में होना। तो सोतापर्ण, और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर पुस्तक में पढ़ देता हूँ, आप लोग हमेशा याद रखेंगे इसको। 9वां है प्रतिवाद। प्रतिवाद का अर्थ होता है विरोध। 10वां है शब्द नमक हराम। नमक हराम का अर्थ होता है दगाबाज। 11वां है आक्षेप। आक्षेप का अर्थ होता है आरोप। 12वां है मजूर, इसका अर्थ होता है मजदूर। 13वां है ताकीद। ताकीद का अर्थ होता है आदेश। और 14वां है आरजू। आरजू का अर्थ होता है अनुग्रह। 15वां है गोदता। गोदता मतलब खदेड़ना। जैसे देखते हैं कि बैल आगे आगे चलते हैं, उन्हें तेज अगर हमें ले जाना होता है तो डंडे से उनकी बैक साइड में हम डंडे से थोड़ा सा उनको टच करते हैं, तो उसी को गोदना कहा जाता है, ताकि वो बैल तेज बढ़ें। इसी को गोदना से तात्पर्य है खदेड़ना। 16वां है साबिका। साबिका का अर्थ है वास्ता या सरोकार। 17वां है रेवड़। रेवड़ का अर्थ होता है पशुओं का झुंड। 18वां है बधिक। बधिक का अर्थ होता है बहेलिया यानी शिकारी। 19वां है शब्द कुलेल। कुलेल का अर्थ होता है छलांग लगाना। और 20वां है नीलाम। जैसा कि देखते हैं कि बोली लगती है, किसी घर को अगर बेचा जाता है तो उसको नीलामी करना कहते हैं। बोली लगती है, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3, ऐसे बोली लगती है, तो उसी को नीलामी कहते हैं। नीलामी का मतलब होता है बेचना। अब 20 शब्दार्थ यहाँ पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। आप लोग अपने फेयर कॉपी पर भी शब्दार्थ लिखकर याद कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं पाठ 1, 2 बैलों की कथा के सारांश के व्याख्या भाग की तरफ। पाठ के सारांश का व्याख्या भाग, इसमें 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना बेहद जरूरी है। पहला है, गधा मूर्ख नहीं, सीधा और भोला होता है। अमूमन हम देखते हैं कि जनरली जो कोई लड़का या कोई व्यक्ति बेवकूफ़ी भरा काम करता है, मूर्खता भरा कार्य करता है, तो उसे हम गधा कहते हैं, यह दिखाने के लिए कि वो मूर्ख है। लेकिन प्रेमचंद कहते हैं कि नहीं,
गधा मूर्ख नहीं, सीधा और भोला होता है। सीधेपन के इसी क्रम में गधे के बाद प्रेमचंद बैलों को रखते हैं। यानी प्रेमचंद जी कहते हैं कि सबसे सीधे और भोले गधे होते हैं, गधे के बाद सबसे सीधा और भोला बैल होते हैं। और इन्हीं दोनों बैलों हीरा और मोती का इस पाठ में वर्णन किया गया है। दूसरा है, हीरा और मोती दोनों बैलों में भाईचारे का व्यवहार था। कैसे? आप लोगों ने सारांश में देखा होगा, पुस्तक की कहानी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब एक बैल खड़ा होकर नाद में अपना चारा खाने लगता है तो दूसरा बैल भी उसी के साथ खाना अपना चारा खाने लगता है। पहला अगर बैठ जाता है तो दूसरा भी बैठ जाता है, अर्थात यूँ कहें कि दूसरा अगर खाना खाकर बैठ गया तो पहला भी खाना खाकर साथ में ही बैठते थे। इसी बात को यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि हीरा और मोती दोनों बैलों में भाईचारे का व्यवहार था। दोनों दो देह एक आत्मा थे, अर्थात दोनों का शरीर अलग अलग था। हीरा और मोती दोनों का शरीर अलग अलग था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा एक थी। जैसे कि हमारा ये भुजा है, बाँह है, नीचे से एक ही आया है, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर देखा जाए तो दो भागों में इस तरह से बट गया है। तो उसी तरह से एक ही आत्मा हीरा और मोती में दो अलग अलग रूपों में बट गई थी। एक ही आत्मा का बंटवारा दोनों में एक प्रकार से हुआ था, तभी दोनों में इतना प्रेम था और भाईचारा था। इस प्रकार से यह पाठ संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।